वर्तमान में भारतीय संविधान जिस रूप में है, उसके अगर हम बीज को खोजें तो हमें लौटना पड़ेगा पहले संविधान संशोधन के पास। उसी पहले संविधान संशोधन से संबंधित है शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा लैंडमार्क केस था जिसने आगे आने वाले बहुत सारे केसेस को प्रभावित किया, चाहे वो केशवानंद भारती केस हो, चाहे वो गोलकनाथ केस हो। फिर इसके बाद भारतीय संविधान ने नया रूप लिया जो आज हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का इतना मजबूत उच्चतम न्यायालय है, जो दुनिया के सबसे मजबूत उच्चतम न्यायालय में बन गया है। उसके अगर कहीं बीज खोजें तो वह भी शंकरी प्रसाद केस में देखने को मिलते हैं। लेकिन हम अगर पर्टिकुलर शंकरी प्रसाद केस की अगर हम बात करें तो हमें उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा, और उसकी पृष्ठभूमि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में निहित है। दरअसल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह सभी नेता मानते थे कि भारत में बिना भूमि सुधार के विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों के पास देश की अधिकांश भूमि थी तथा बहुसंख्यक लोगों के पास देश की भूमि का बहुत छोटा हिस्सा था, जिससे असमानता थी, गरीबी थी, भूखमरी थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेता ये मान रहे थे कि जब देश आज़ाद हो तो हम भारत में भूमि की संसाधनों का अनुकूलतम वितरण इस तरीके से करें कि भारत एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े। तो यह हमें कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में भी देखने को मिलता है। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का भाषण बेहद महत्वपूर्ण था, जो समाजवाद और भूमि सुधार की एक चित्र हमारे सामने खींचता है। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ नेहरू ने उसकी वकालत की, उस समय के लगभग महत्वपूर्ण जितने भी नेता हैं वह भूमि सुधारों की वकालत कर रहे थे। चूँकि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हुए, इसलिए उनका वक्तव्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह किस तरीके की दृष्टि रख रहे थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ, तो नेहरू पर जितने समाजवादी हैं उनका दबाव बढ़ने लगा कि भारत में भूमि सुधार किया जाए। भूमि राज्य सूची का विषय है, तो नेहरू ने पहले संविधान संशोधन के तहत राज्यों को यह अधिकार दिया कि वह भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को बना सकते हैं और 9वीं अनुसूची में उसको शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संशोधन करके अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा। अनुच्छेद 31A में क्या है कि बिना विधि के प्राधिकार के कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को या भूमि को नहीं छीन सकता है। और अनुच्छेद 31 क्या है? मूल अधिकार है, और मूल अधिकार को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संरक्षण दिया गया है। 31A 31B जोड़ा गया था कि यदि भूमि सुधार संबंधित कानून लागू करना है तो उस पर रोका ना जा सके सरकार को। शंकरी प्रसाद के वकील जो थे, उन्होंने जो शंकरी प्रसाद थे उनकी भी जमीन भूमि सुधार में जा रही थी, तो शंकरी प्रसाद ने केस दायर किया कोर्ट में। तो शंकरी प्रसाद के जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में जो दावा किया कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 यह कहता है कि कोई भी विधि शून्य हो जाएगी यदि वह किसी भी मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। चूंकि अनुच्छेद 31 अपने आप में एक मूल अधिकार है, और यह मूल अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए इसको शून्य हो जाना चाहिए। इस केस में शंकरी प्रसाद के केस में उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया। वह लैंडमार्क डिसीजन क्या है कि जो अनुच्छेद 13 में लिखा है यह विधि है। यह क्या है? विधि। और विधि और संविधान संशोधन में विधि में अलग है, यानी कि विधि और संविधान संशोधन विधि दोनों भिन्न भिन्न है। विधि क्या है? जो संसद द्वारा बनाई जाए सामान्य विधि, सामान्य प्रक्रिया के तहत पारित की जाए। संविधान संशोधन विधि क्या है? जो अनुच्छेद आर्टिकल 368 के तहत बनाया जाए। इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत सरकार संविधान के किसी भी भाग को बदल सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो सरकार को या संसद को
इतने अधिकार मिल गए कि वह किसी विभाग में संशोधन कर सकी। लेकिन आगे चलकर गोलकनाथ केस में उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्मिक डिसीजन दिया और कहा कि नहीं, 368 में सिर्फ प्रक्रिया का उल्लेख है। चूंकि सिर्फ प्रक्रिया का उल्लेख है, इसलिए 368 का प्रयोग करते हुए हम भारतीय संविधान के सभी भागों में संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मूल अधिकारों में संशोधन 368 के तहत हो सकता है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जिन विषय वस्तु पर, यानी कि जिन सब्जेक्ट पर हम संशोधन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो तो अनुच्छेद 246 में है। तो 246 में हम जिन जिन वो विषय लिखे हुए हैं, सिर्फ हम उन्हीं में संशोधन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट कहीं लिखा नहीं हुआ, तो फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं होगा। इसका मतलब है कि विधि और संविधान संशोधन विधि एक जैसी ही हैं मूल अधिकारों के लिए। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस आता है, जो ऐतिहासिक, मार्मिक और इतना महत्वपूर्ण डिसीजन था, जिसने पूरे संविधान के फॉर्म यानी कि रूप को चेंज कर दिया और वर्तमान का जो संविधान है इसी की आधारशिला पर टिका है। इस केस में ऐसा क्या कहा, इसमें केस में कहा हाँ, 368 में विषय वस्तु भी है, प्रक्रिया भी है, दोनों है। इसका मतलब है कि संसद या सरकार 368 का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर सकती है, यानी कि किसी भी जनता के किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात कही कि संविधान की प्रस्तावना में ये उल्लिखित है कि हम भारत के लोग, यानी कि संविधान को जो शक्ति प्राप्त होती है वी द पीपुल ऑफ इंडिया से प्राप्त होती है। हम भारत के लोग हम भारत के लोग किसको चुनते हैं, सरकार को चुनते हैं। इसका मतलब है कि सरकार को हमने शक्ति दे दी है और सरकार परिवर्तन करे। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम भारत के लोगों का मतलब यह नहीं है कि सरकार बहुमत प्राप्त हो जाए तो सरकार संविधान को ही बदल दे, यह तो बहुमत की तानाशाही होगी। इसलिए हम 368 का प्रयोग करते हुए संविधान की किसी विषय वस्तु में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब प्रश्न ये उठा, सबने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया कि आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, आधारभूत ढांचा आखिर है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पर यह निर्धारित करेंगे कि आधारभूत ढांचा क्या है। उस समय पूरी तरीके से आधारभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया, लेकिन विभिन्न केस जो आगे आते रहे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित किया, आधारभूत ढांचे को परिभाषित किया। वर्तमान में उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे संविधान का अनुच्छेद अपने आप में आर्टिकल 32 है। इसी तरीके से हम शक्ति के पृथक्करण की जो सिद्धांत की बात करते हैं, शक्ति के पृथक्करण ये है। संघीय शासन है, संघीय शासन। इसी तरीके से संसदीय शासन है, संसदीय शासन है। न्यायिक स्वतंत्रता है। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण जो हैं, जो संविधान की आत्मा को निर्धारित करते हैं। जैसे प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्र हमारी जो है आधारभूत ढांचा है। लोकतंत्र, गणतंत्र ये हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।